कल शाम को हम लोग अरशद के साथ तुम्हारा निकाह कर रहे हैं। तुम्हारी रुखसती भी साथ ही कर देंगे। हाशिम मुबी ने रात को इसके कमरे में आकर अखड़े हुए लहजे में कहा, बाबा मैं इनकार कर दूंगी। आपके लिए बेहतर है अब इस तरह ज़बरदस्ती मेरी शादी न करें। तुम इनकार करोगे तो मैं तुम्हें इसी वक्त शूट कर दूंगा। एक बात तुम याद रखना। वो सर उठाए उन्हें देखती रही। बाबा मैं शादी कर चुकी हूँ। हाशिम मुबीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं इसलिए इस शादी से इनकार कर रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं 6 माह पहले ही शादी कर चुकी हूँ। किसके साथ मैं आपको नहीं बता सकती। हाशिम मुबीन को अंदाज़ा नहीं था कि वे इस औलाद की आदत इतना ख्वार होंगे। आग बगोला होकर वो इमामा पर लपके और उन्होंने एक के बाद दिगेरे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वो चेहरे के सामने दोनों हाथ करते हुए खुद को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम रही। कमरे में होने वाला शोर सुनकर वसीम सबसे पहले वहां आया था और इसने हाशिम मुबीन को पकड़कर ज़बरदस्ती इमामा से दूर किया। वो दीवार के साथ पुष्ट टिकाए रोती रही। बाबा आप क्या कर रहे हैं? सारा मामला आराम से हल किया जा सकता है। वसीम के पीछे घर के बाकी लोग भी अंदर चले आए थे। इसने शादी कर ली किसी से। हाशिम मुबीन ने गम गुस्सा के आलम में कहा, बाबा झूठ बोल रही है। शादी कैसे कर सकती? एक बार भी घर से नहीं निकली। ये वसीम था। 6 माह पहले शादी कर ली है इसने। इमामा ने सर नहीं उठाया। नहीं मैं नहीं मानता। ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा कर ही नहीं सकती। वसीम इसकी रग रग से वाकिफ था। इमामा ने धुंधलाई आंखों के साथ इसे देखा और कहा, ऐसा हो चुका है। क्या सबूत है? निकाह नामा है तुम्हारे पास? वसीम ने अखल लहजे में कहा। यहाँ नहीं है, लाहौर में मेरे सामान में। बाबा मैं कल लाहौर से इसका सामान ले आता हूँ, देख लेते हैं। वसीम ने हाशिम मुबीन से कहा। इमामा बेख्तियार पछताई। सामान से क्या मिल सकता था? शादी कर भी लिए तो कोई बात नहीं। तलाक दिलवा कर तुम्हारी शादी अरशद से करवा दूंगा और इस आदमी ने तलाक न दी तो फिर इसे कत्ल करा दूंगा। हाशिम मुबीन ने सुर्ख चेहरे के साथ वहां से जाते हुए कहा। कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो गया। अपने बेड पर बैठ गई। इसे पहली बार एहसास हो रहा था कि जाल में फंसने के बाद के एहसास क्या होते हैं। एक इत्तिफाक था कि निकाहनामे की कॉपी साला ने इसको नहीं भिजवाई थी। अगर इसके पास होती भी तो तब भी वह इसे हाशिम मुबीन को नहीं दे सकती थी, वरना सालार सिकंदर का नाम निकाहनामे पर देखने के बाद उनके लिए इस तक पहुँचना और इससे छुटकारा हासिल करना मिनटों का काम था। और इसके सामान से निकाहनामा नहीं मिलेगा तो इसके इस बयान पर किसी को यकीन आ सकता था कि वो निकाह कर चुकी थी। इसने कमरे के दरवाजे को लॉक कर दिया और मोबाइल पर सालार को कॉल करने लगी। इसने इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। तुम एक बार फिर लाहौर जाओ और जलाल को मेरे बारे में बताओ। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकलना है और इसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम मेरे लिए एक वकील को हायर करो और इससे कहो कि मेरे पेरेंट्स को मेरे शौहर की तरफ से मुझे जज बेजा में रखने के खिलाफ एक कोर्ट नोटिस भिजवाए। तुम्हारे शौहर यानी मेरी तरफ से? तुम वकील को अपना नाम मत बताना, बल्कि बेहतर है कि अपने किसी दोस्त के जरिए वकील को हायर करो और मेरे शौहर का कोई भी फर्जी नाम दे सकते हो। तुम्हारा नाम वकील के जरिए मुझे पता चलेगा तो वो तुम तक पहुंच जाएंगे और मैं नहीं चाहती। इमामा ने इसे नहीं बताया कि इसे क्या खदशा है, वरना इस साला ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। इससे बात करने के बाद इमामा ने फ़ोन बंद कर दिया। अगले रोज़ 10-11 बजे के करीब किसी वकील ने फ़ोन करके हाशिम मुबीन से इमामा के सिलसिले में बात की और उन्हें इमामा को ज़बरदस्ती अपने घर रखने के बारे में इसके शौहर की तरफ से किए जाने वाले केस के बारे में बताया। हाशिम मुबीन को मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं रही थी। वो गुस्से में फनकारते हुए इसके कमरे में गया और इससे बुरी तरह मारा। तुम देखना इमामा किस तरह बर्बाद होगी। एक एक शे के लिए तरसोगी तुम। जो लड़कियां तुम्हारी तरह अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करती हैं उनके साथ यही होता है। तुम हमें कोर्ट तक ले गई हो। तुमने वो सारे एहसान फरामोश कर दिए जो हमने तुम पर किए। तुम्हारे जैसी बेटियों को वाकई पैदा होती दफन कर देना चाहिए। वो बड़ी खामोशी से पीटती रही। अपने बाप की कैफियत को समझ सकती थी, मगर वो अपनी कैफियत और अपने एहसासात उन्हें नहीं समझा सकती थी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, किसी को नहीं। हमें जिंदा दरगोर कर दिया है तुमने। सलमा इसके पीछे कमरे में दाखिल हुई थी, मगर उन्होंने हाशिम मुबीन को रोकने की कोशिश नहीं की। वो खुद भी बुरी तरह मुश्ताल थे। वो जानती थी कि इमामा का एक कदम किस तरह उनके पूरे ख़ानदान को मुतासिर करने वाला था और ख़ास तौर पर उनके शौहर को। तुमने हमारे एतमाद का खून किया है। काश तुम मेरी औलाद न होती, कभी मेरे ख़ानदान में पैदा न हुई होती। पैदा हो ही गई थी तो तब भी मर जाती या मैं ही तुम्हें मार देता।
इमामा आज उनकी बात और पिटाई पर नहीं रोई थी। उसने मदाफियत की कोई कोशिश नहीं की थी। वो सिर्फ खामोशी के साथ पिटती रही। फिर हाशिम बिन अहमद जैसे थक से गई और उसे मारते मारते रुक गई। उनका सांस फूल गया था। वो बिल्कुल खामोशी से उनके सामने दीवार के साथ लगी खड़ी थी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सब कुछ छोड़ दो, उस लड़के से तलाक ले लो और अज्जत से शादी कर लो। हम उस सबको माफ़ कर देंगे, भुला देंगे। इस बार सलमा ने तेज़ लहजे में इससे कहा। नहीं, वापस आने के लिए इस्लाम कबूल नहीं किया, मुझे वापस नहीं आना। इमामा ने मध्यम मगर मुस्तहकम आवाज़ में कहा। आप मुझे इस घर से चले जाने दें, मुझे आज़ाद कर दें। इस घर से निकल जाओगी तो दुनिया तुम्हें बहुत ठोकरें मारेगी। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि बाहर की दुनिया में कैसे मगरमच्छ तुम्हें हड़प करने के लिए बैठे। जिस लड़के से शादी करके तुमने हमें जलील किया वो तुम्हें बहुत ख्वार करेगा। हमारे ख़ानदान को देखकर उसने तुम्हारे साथ इस तरह चोरी छुपे रिश्ता जोड़ा है। जब हम तुम्हें अपने ख़ानदान से निकाल देंगे और तुम पाई पाई के महताज हो जाएगी तो वो भी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। सलमा अब उसे डरा रही थी। अभी भी वक्त है मामा, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। नहीं अम्मी, मेरे पास कोई वक्त नहीं है। मैं सब कुछ तय कर चुकी हूँ। मैं अपना फैसला आपको बता चुकी हूँ। मुझे ये सब कबूल नहीं। आप मुझे जाने दें। अपने ख़ानदान से अलग करना चाहते हैं कर दें। जायदाद से महरूम करना चाहते हैं कर दें। मैं कोई एतराज़ नहीं करूँगी, मगर मैं करूँगी वही जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के रास्ते का इंतखाब कर चुकी हूँ। आप या कोई भी उससे बदल नहीं सकता। ऐसी बात है तुम इस घर से निकल कर दिखाओ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन इस घर से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इस वकील को तो मैं अच्छी तरह देख लूँगा। तुम्हें अगर ये खुशफहमी है कि कोई कोर्ट या अदालत तुम्हें मेरी तहवील से निकाल सकती है तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगा। मैं बेल के आने से पहले इस घर से कहीं और मुंतकिल कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम किस तरह अपने फैसले को तब्दील नहीं करते। और मुझे अगर वो लड़का न मिला जिससे तुमने शादी की तो फिर मैं इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा निकाह हो चुका है अजय से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं इस शादी को सरे से मानने से इनकार करता हूँ। तुम्हारी शादी सिर्फ वो होगी जो मेरी मर्ज़ी से होगी, इसके अलावा नहीं। मुश्ताल अंदाज में कहते हुए सलमा के साथ बाहर निकल गई। वो वहीं दीवार के साथ खड़ी खौफजदा और परेशान नज़रों से दरवाजे को देखती रही। इसने जिस मकसद के लिए शादी की थी इसका कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा था। हाशिम बिन अहमद अपनी बात पर चट्टान की तरह अड़े हुए थे। बेचारी इमामा बीबी। नासिरा ने सालार के कमरे की सफाई करते हुए अचानक बुलंद आवाज में अफसोस का इजहार करते हुए कहा। सालार ने मुड़कर उससे देखा। वह अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी हुई किताबों को समेट रहा था। नासिरा से मतवजा देखकर तेजी से बोली, बड़ी मार पड़ी है जी कल रात को। किसको मार पड़ी है? सालार ने किताबें एक तरफ रखते हुए कहा। इमामा बीबी को जी और किसे। वो किताबें एक तरफ करते करते रुक गया और नासिरा को देखा जो कमरे में मौजूद एक शेल्फ की झाड़ पोंछ कर रही थी। हाशिम बीबी ने कल बहुत मारा है उसे। सालार बेहद महफूज। वाकई? हाँ जी, बहुत ज़्यादा पिटाई की है, मेरी बेटी बता रही थी। नासिरा ने कहा। वेरी नाइस, सालार ने बेख्तियार तबसरा किया। जी आप क्या कह रहे हैं? नासिरा ने इससे पूछा। इसके होठों पर मौजूद मुस्कुराहट नासिरा को बड़ी अजब लगी। इसे तवक्का नहीं थी कि वह इस खबर पर मुस्कुराएगा। इसके ज़ाती क़याफ़ों और अंदाज़ों के मुताबिक उन दोनों के दरमियान जैसे ताल्लुकात थे इस पर सालार को बहुत ज़्यादा अफसरदा होना चाहिए था, मगर यहाँ सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स थी। बेचारी इमामा बीबी को पता चल जाएगा कि सालार साहब ने इस खबर पर मुस्कुरा रहे थे तो वो तो सदमे से ही मर जाएं। नासिरा ने दिल में सोचा। किस बात पर मारना है जी? सुना है अजय साहब से शादी पर तैयार नहीं, किसी और लड़के से शादी करना चाहती हैं। नासिरा ने लड़के पर जोर देते हुए मानी खैर अंदाज में सालार को देखा। बस इस बात पर सालार ने लापरवाही से कहा। एक कोई छोटी बात थोड़ी है जी। उनके पूरे घर में तूफान मचा हुआ है। शादी की तारीख तय हो चुकी है, कार्ड आ चुके हैं और अब इमामा बीबी बरसित है कि वो अजय साहब से शादी नहीं करेंगी। बस इसी बात पर हाशिम साहब ने उनकी पिटाई की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उस पर किसी को मारा जाए। वो अपनी किताबों में मसरूफ़ था। ये तो आप कह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नासिरा ने इसी तरह सफाई करते हुए तबसरा किया। मैं तो बड़ी दुखी हूँ इमामा बीबी के लिए। बड़ी अच्छी है, अदब लिहाज वाली, और अब देखिए क्या क़यामत टूट पड़ी है उन पर। हाशिम साहब ने घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मेरी बेटी रोज़ उनका कमरा साफ करती है और वो बताती कि उनका चेहरा ही उतर कर रह गया है। नासिरा इसी तरह बोल रही थी। शायद वो शौरी तौर पर एक कोशिश कर रही थी कि सालार उसे अपना और इमामा का हिमायती और तरफदार समझते कोई राज कह दे, मगर सालार अहमक नहीं था और उसे नासिरा की इस नाम निहाद हमदर्द से कोई दिलचस्पी थी भी नहीं।
अगर इमामा की पिटाई हो रही थी और उसे कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था तो इससे इसका क्या ताल्लुक था, मगर इसे इस सूरत हाल पर हंसी ज़रूर आ रही थी कि इस दौर में भी कोई इस उम्र की औलाद पर हाथ उठा सकता है, वो भी हाशिम बिन अहमद जैसे अमीर तबके का आदमी। हैरानी की बात थी सोच कि एक ही रूह में बहुत से मुतज़ाद ख्यालात बह रहे थे। नासिरा कुछ देर इसी तरह बोलती अपना काम करती रही, मगर फिर जब इसने देखा कि सालार इसकी गुफ्तगू में कुछ कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा और अपने काम में मसरूफ हो चुका तो कदरे मायूस होकर खामोश हुई। ये पहले मोहब्बत करने वाले थे जिनका रवैया बेहद अजीब था। कोई इस्तिराब, बेचैनी और परेशानी उन दोनों के दरमियान नजर ही नहीं आ रही थी, एक दूसरे की तकलीफ का भी सुनकर। शायद इमामा बीबी भी उनके बारे में इस तरह की कोई बात सुनकर इस तरह मुस्कुराएं, कौन जानता है। नासिरा ने शेल्फ पर बड़ी एक तस्वीर उठाकर साफ की। घर छोड़ देने का फैसला उसकी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और तकलीफदा फैसलों में से एक था, मगर इसके अलावा उसके पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हाशिम बिन अहमद उसे कहाँ ले जाते और फिर किस तरह उसे तलाक दिलवाकर इसकी शादी इज्जत से करते, वो नहीं जानती थी। वाहिद चीज़ जो जानती थी वो ये हकीकत थी कि एक बार वो उसे कहीं और ले गई तो फिर उसके पास रिहाई और फरार का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि वो इसे जान से कभी भी नहीं मारेंगे, मगर जिंदा रहकर इस तरह की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जैसी ज़िंदगी वो इस वक्त तसव्वुर कर रही थी। हाशिम बिन अहमद के चले जाने के बाद वो बहुत देर तक बैठकर रोती रही और फिर उसने पहली बार अपने हालात पर गौर करना शुरू किया। उसे घर से सुबह आने से पहले निकलना था, निकल कर किसी महफूज जगह पर जाकर पहुंचना था। महफूज जगह, इसके जहन में एक बार फिर जलाल अंसर का ख्याल आया। इस वक्त सिर्फ वही शख्स था जो इसे सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। हो सकता है मुझे अपने सामने देखकर उसका फैसला रवैया बदल जाए, वह अपने फैसले पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। हो सकता है मुझे सहारा और तहफ़्फ़ुज़ देने पर तैयार हो जाए, उसके वालिदैन को मुझ पर तरस आ जाए। एक मासूम सी उम्मीद उसके दिल में उभर रही थी। वो मदद नहीं भी करते तब भी कम अज़ कम मैं आज़ाद तो होंगी, अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजार तो सकूँगी। मगर सवाल ये पैदा होता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी और जाऊँगी कहाँ। वो बहुत देर तक परेशानी के आलम में बैठी रही। इसे एक बार फिर सालार का ख्याल आया, अगर मैं किसी तरह उसके घर पहुँच जाऊँ तो मेरी मदद कर सकता है। इसने सालार के मोबाइल पर उसका नंबर मिलाया। मोबाइल ऑफ था, कई बार कॉल मिलाई लेकिन उससे राबिता न हो सका। इमामा ने मोबाइल बंद कर दिया। इसने एक बैग में अपने चंद जोड़े कपड़े और दूसरी चीज़ें रख ली। उसके पास कुछ जेवरात और रकम भी थी, उसने उन्हें भी अपने बैग में रख लिया। फिर जितनी भी कीमती चीज़ें उसके पास थी जिन्हें वो आसानी से साथ ले जा सकती थी और बाद में बेचकर पैसे हासिल कर सकती थी, उन्हें अपने बैग में रखती गई। बैग बंद करने के बाद उसने अपने कपड़े तब्दील किए और फिर 2 निफल अदा की। उसका दिल बेहद बोझल हो रहा था। बेसुकूनी और इज़्तिराब ने उसके पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। आंसू बहाकर भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ था। नौफिल अदा करने के बाद जितनी आयात और सूरतें उसे ज़ुबानी याद थी उसने वो सारी पढ़ ली। बैग लेकर वो अपने कमरे की लाइट बंद करके वो खामोशी से बाहर निकल गई। लाउंज की एक लाइट के अलावा सारी लाइटें ऑफ थी। वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी। मोहतात अंदाज में चलते हुए सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई और फिर किचन की तरफ चली गई। किचन तारीकी में डूबा हुआ था। वो मोहतात अंदाज में चीज़ों को टटोलते हुए किचन के उस दरवाजे की तरफ बढ़ गई जो बाहर लान में खुलता था। अकबी लान के हिस्से में कुछ सब्जियाँ लगाई गई थी और इस घर में किचन का वो दरवाज़ा वाहिद दरवाज़ा था जिसे लॉक नहीं किया जाता था, सिर्फ चटकने लगा दी जाती थी। दरवाज़ा इस रात में लॉक नहीं था। वो आहिस्ते से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। कुछ फासले पर सर्वेंट क्वार्टर्स थे। वो बेहद मोहतात अंदाज में चलते हुए लान अबूर करके अपने और सालार के घर की दरमियानी दीवार तक पहुंच गई। दीवार बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं थी। इसने आहिस्ते से बैग दूसरी तरफ फेंक दिया और फिर कुछ जद्दोजहद के बाद खुद भी दीवार फलांगने में कामयाब हो गई।